सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग सीटेट दिसंबर 2018 का मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे, उसका आधा पार्ट हम लोगों ने सॉल्व किया था। अब आज हम लोग आधा पार्ट उसको कंप्लीट करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट सुइटेबल स्ट्रेटजी टू टीच द स्किल ऑफ एडिशन ऑफ मनी, यूज़ ऑफ ICT, रोल प्ले, यूज़ ऑफ मॉडल्स, डूइंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। यानी कि मुद्रा के योग का कौशल पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी है? पहला ऑप्शन है ICT का उपयोग, दूसरा है रोल प्ले, तीसरा है मॉडलों का प्रयोग, चौथा है बहुत सारी समस्याएं या प्रश्न हल करना। देखिए दोस्तों, ऑप्शन से ही समझ में आ रहा है कि जो मुद्रा का अगर हमें योग का बच्चों को सिखाना है कॉन्सेप्ट, तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ कि बहुत सारी समस्याएं हल करने की ज़रूरत नहीं है। ये बच्चों को यहाँ पर इसका कोई भी लाभ नज़र नहीं आ रहा है, तो ये पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। ICT का उपयोग, इससे भी कोई लाभ नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है रोल प्ले। जो थर्ड ऑप्शन है रोल प्ले यानी भूमिका निभाना, ये मोस्ट सुइटेबल ऑप्शन है मुद्रा का कॉन्सेप्ट, मनी का कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखाने के लिए। और फोर्थ ऑप्शन है आपका मॉडलों का प्रयोग। मॉडलों का प्रयोग भी इसमें कोई बात नहीं बनती है, ये इनअप्रोप्रिएट ऑप्शन है चौथा भी। तो जो थर्ड ऑप्शन है मुद्रा का जो कॉन्सेप्ट सिखाने का जो बेस्ट तरीका है वो है रोल प्ले। सॉरी, माफ़ करिएगा, थर्ड ऑप्शन नहीं है वो, आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है आपका सेकंड ऑप्शन, रोल प्ले। तो मुद्रा का कौशल सिखाना है तो बच्चों को सेकंड ऑप्शन जो है रोल प्ले, ये सबसे बेस्ट मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपनी कक्षा में गुणा की अवधारणा को पढ़ाने के बाद एक शिक्षक ने अपने बच्चों से 48 को 4 से गुणा करने को कहा। अब देखिए आगे क्या है, उनके छात्रों में से एक ने इसे मौखिक रूप से हल किया। क्या हल किया? 48 को 4 से गुणा करने के लिए हम पहले 48 में 48 जोड़ते हैं जिससे 96 बनता है, और फिर 96 और जोड़ते हैं तो 192 बनता है। इस प्रकार उत्तर 192 है। गुणा की उसकी गुणा की उसकी रणनीति के बारे में आप क्या कह सकते हैं? देखिए, आपको यहाँ पर सेंटेंस दे रखा है, बस आपको ये यहाँ पर बताना है कि बच्चे ने जो स्ट्रेटजी यूज़ की है वो स्ट्रेटजी क्या यूज़ की है। तो पहला ऑप्शन है, बच्चे ने गुणा करने के लिए गलत विधि का उपयोग किया। संख्याओं को गुणा करने के लिए उसे स्थानीय मान एल्गोरिदम का प्रयोग करना चाहिए। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है, उसे गुणा की अवधारणा समझ में नहीं आई है। तीसरा ऑप्शन है, दी गई समस्या एक गुणा समस्या है और योग की समस्या नहीं है। चौथा ऑप्शन है, उसने गुणे को बार बार योग के रूप में समझा है। तो यहाँ एक चीज़ आप लोग एकदम अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ पर जब भी हम लोग टीचिंग पेडागोजी की या मैथमेटिक्स पेडागोजी की बात करते हैं, शिक्षा शास्त्र की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको सारे चारों ऑप्शन भी सही लग सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ चूज़ करना होता है कि जो बेस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो उन चारों में से, उस पर टिक करना होता है। सीटेट पेडागोजी की देखिए यही खासियत होती है। तो अब अगर इस हिसाब से बात करें तो जो ऑप्शंस हैं, देखिए उसने गुणे को पहला ऑप्शन जो था आपका क्या है, बच्चे ने गुणे करने के लिए गलत विधि का उपयोग किया। देखिए विधि तो गलत है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से हल किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन भी रॉन्ग है, उसे गुणे की अवधारणा समझ में नहीं आई, ये भी नहीं कह सकते हैं, ऐसे आप कैसे कह सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है, दी गई समस्या एक गुणा समस्या है और योग की समस्या नहीं है, ये भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि एडिशन के बाद ही मल्टीप्लिकेशन होता है। अब अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन के बाद ही एडिशन होता है, यानी मल्टीप्लिकेशन क्या, एक स्प्रेड फॉर्म है एडिशन का। और चौथा ऑप्शन है, उसने गुणे को बार बार योग के रूप में समझा है। जो चौथा ऑप्शन है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि वो कर क्या रहा है, ध्यान से देखिए, वो 48 को 48 से ऐड कर रहा है तो 96 हो रहा है।
फिर वो 96 को 96 में 2 बार ऐड कर दे रहा, 192 हो जा रहा। तो चाहे 48 को 4 बार ऐसे ऐड कर लीजिए तो भी 192 आएगा, या फिर जिस तरीके से उस बच्चे ने सॉल्व किया है वैसे तो भी 192 ही आएगा। अल्टीमेटली वो कर क्या रहा है, वो गुणे को बार बार योग के रूप में कर रहा है, यानी उसने कॉन्सेप्ट कौन सा समझ अपने मन में बैठा रखा है, गुणे को योग के रूप में समझा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों को समय की अवधारणा को प्रस्तावित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी की जानी चाहिए। यानी कि बच्चों को टाइम सिखाना है तो सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी करवानी चाहिए उन लोगों को। पहला ऑप्शन है आपके सामने, समय से संबंधित वाक्यांशों के साथ पूर्व अनुभवों के बारे में चर्चा करना, बच्चों को पढ़ाना कि घड़ी में समय को कैसे पढ़ा जाए, बच्चों को पढ़ाना कि बीते हुए समय की गणना कैसे करें, विभिन्न इकाइयों में समय का रूपांतरण करना। अब एक चीज ध्यान से देखिए, ये जो ऑप्शन है, अगर बच्चों को टाइम का कॉन्सेप्ट सिखाना है तो देखिए मैथमेटिक्स क्या कहता है, मैथमेटिक्स कहता है लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिस, ये सब लर्निंग मैथमेटिक्स के की पॉइंट हैं। तो अगर इस आधार पे देखें, अब इस ऑप्शन को पढ़िए कि पहला ऑप्शन क्या है, विभिन्न जो पहला ऑप्शन आपका है समय से संबंधित वाक्यांशों के साथ पूर्व अनुभवों के बारे में चर्चा करना। अगर ध्यान से देखिए तो क्या है कि ये ऑप्शन ठीक लग रहा है कुछ हद तक, कि बच्चे के जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं उसके साथ उसको डिस्कस करते हुए बच्चों को समझाना। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए सुबह हुई तो बच्चे को ये बता सकते हैं हम लोग कि जो सूर्य उदित होता है लगभग एक पर्टिकुलर टाइम रेंज है उसका, जैसे 6 से 7 बजे के बीच में उगता है, 5 से 6 बजे के बीच में उगता है, डूबता है तो एक पर्टिकुलर टाइम होता है उसका। इस तरीके से बच्चा क्या है, जिन चीज़ों को सामने देख रहा है, जिन चीज़ों को फील कर रहा है, जिन चीज़ों को वो एक्सपीरियंस कर रहा है, उससे कोरिलेट करके जब आप किसी भी चीज़ को पढ़ाएंगे तो बच्चा उन कॉन्सेप्ट को आसानी से सीख जाएगा। इसमें सेकंड ऑप्शन देखिए क्या है, बच्चों को पढ़ाना कि घड़ी में समय को कैसे पढ़ाया जाए। देखिए मैथ कभी भी रोट लर्निंग को बढ़ावा नहीं देता है, तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन बिल्कुल नहीं होंगे। और चौथा जो कन्वर्जन है, कन्वर्जन ऑप्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अभी आपको बच्चे का टाइम कॉन्सेप्ट सिखाना है, प्रारंभिक गतिविधि है। तो इसके लिए सबसे अच्छा क्या ऑप्शन है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है 48 का फर्स्ट ऑप्शन, यही सही होगा कि बच्चों को समय से संबंधित वाक्यांशों के साथ पूर्व अनुभवों के बारे में चर्चा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पज ऑफ असेसमेंट। पहला ऑप्शन है छात्र के विकास की निगरानी करना, फिर है दूसरा ऑप्शन निर्देशक निर्णय लेना, तीसरा ऑप्शन है पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, चौथा ऑप्शन है प्रदर्शन के आधार पर बच्चे की रैंकिंग करना। अब सबसे पहले तो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि ये पूछ रहा है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। ये नहीं कह रहा कि है, नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन जो है छात्र के विकास की निगरानी करना, बिल्कुल सही बात है। मूल्यांकन हम करते ही किस लिए हैं, कि स्टूडेंट की ग्रोथ पता चले। दूसरा मेकिंग इंस्ट्रक्शनल डिसीजन, ये भी सही है। इसी के आधार पर, मूल्यांकन के आधार पर ही हम निर्णय लेते हैं कि बच्चे का किस लेवल तक डेवलपमेंट हुआ है। तीसरा ऑप्शन है पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, ये भी बिल्कुल सही है कि जो भी करिकुलम पढ़ाया जा रहा है बच्चे को, क्या वो सही दिशा में पढ़ाया जा रहा है, क्या उसका सही पॉजिटिव आउटपुट मिल रहा है। तो ये तीनों ऑप्शन तो सही हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या है, प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की रैंकिंग करना। तो ये देखिए एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को रैंक प्रोवाइड करना नहीं होता है। फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, ये शिक्षा का कभी भी उद्देश्य नहीं होता है। शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या है, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, ताकि वह अपने भावी जीवन में अच्छे से जीवन यापन कर सके और समाज के लिए एक यूज़फुल प्रोडक्ट बन सके। तो इस हिसाब से जो आपका
ऑप्शन नंबर 4 है प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की रैंकिंग करना। ये रॉन्ग ऑप्शन है। ये शिक्षा का कभी भी उद्देश्य या मूल्यांकन का ये उद्देश्य नहीं होता है कि बच्चों की रैंकिंग की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त होती है। अब उच्च प्राथमिक स्तर का मतलब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उच्च प्राथमिक स्तर हम लोग कहते हैं 6 to 8 क्लास को। अब क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज मोस्ट सुइटेबल फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स एट अपर प्राइमरी लेवल। पहला है आपका, पहला ऑप्शन है इसमें डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, दूसरा है लेक्चर मेथड, तीसरा है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, चौथा है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी उच्च प्राथमिक स्तर की बात होगी गणित पढ़ाने की, तो बच्चों के लिए जो सबसे उचित मीडियम होता है वो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। बेस्ट मेथड ये होता है, समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 51 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इसेंशियल इन लर्निंग मैथमेटिक्स एट अपर प्राइमरी लेवल। पहला ऑप्शन है एक समस्या को कई बार हल करना, दूसरा है किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों की खोज करना, तीसरा ऑप्शन है सभी सूत्रों को याद करना, चौथा ऑप्शन है शिक्षक बोर्ड पर जो लिखता है उसका सही ढंग से नकल करना। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है मैथमेटिक्स लर्निंग के लिए। तो देखिए एक समस्या को कई बार हल करना ये जरूर ठीक तो है, लेकिन प्रत्येक बच्चे के लिए ठीक नहीं है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों की खोज करना, तीसरा और थर्ड ऑप्शन है आपका सभी सूत्रों को याद करना। देखिए सभी सूत्रों को याद करना ये तो ठीक है, लेकिन सबसे अधिक आवश्यक नहीं है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन मैथ में ऐसे होते हैं जो आपके माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड पर डिपेंड करते हैं। चौथा ऑप्शन है शिक्षक बोर्ड पर जो लिखता है उसको उसका सही ढंग से नकल करना। नकल तो बिल्कुल भी एम है ही नहीं मैथ का। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है किसी भी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों की खोज करना, ये क्या है, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, क्योंकि मैथमेटिक्स बच्चों के अंदर क्या डेवलप करता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी किसी भी समस्या को अपसारी रूप से किस तरीके से सोचा जाए, यानी एक ही समस्या के कई हल हो सकते हैं, एक ही समस्या का समाधान करने के कई हल हो सकते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की रणनीति। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की रणनीति मतलब जो क्वेश्चनिंग है अपर प्राइमरी लेवल पर, उसका मतलब क्या है। पहला है को हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह उस बच्चे को नीचा दिखाती है जो उत्तर देने में असमर्थ है। दूसरा ऑप्शन है कक्षा को कोलाहलपूर्ण बनाती है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा बात करेंगे। तीसरा है बच्चों के बीच तनाव पैदा कर सकती है और उन्हें शिक्षक के अधिकार को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकती है। और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को उनके विचार या समझ व्यक्त करने और आलोचनात्मक रूप से सोचने में मदद करता है। तो एक बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखिए जो पेडागॉजी होती है सीटेट की, उसमें आपको केवल ये ध्यान देना है कि जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सबसे उचित ऑप्शन है उसका सिलेक्शन करना है और उसी को चुनना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, हतोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। हमेशा बच्चों को, जैसे सुकरात ने कहा था कि बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रश्नोत्तर के माध्यम से सिखाना चाहिए, क्योंकि प्रश्नोत्तर एक ऐसी विधि है, प्रश्नोत्तर विधि, जिसके द्वारा बच्चों का जो मेंटल डेवलपमेंट है बहुत तेज़ी से होता है। तो पहला ऑप्शन रॉन्ग है। दूसरा, क्लासरूम को नॉइजी बनाता है, बिल्कुल नहीं। जब बच्चे क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट कैसे होगा मेंटल। तीसरा, बच्चों के बीच तनाव पैदा कर सकती है, ये भी ऑप्शन इनएप्रोप्रिएट है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, बच्चों को उनके विचार या समझ को व्यक्त करने और आलोचनात्मक रूप से सोचने में मदद करता है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, चौथा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉरी, एक शिक्षक ने कक्षा 8 के बच्चों को क्षेत्रफल मापन सिखाया है,
लेकिन उनके कई छात्र क्षेत्रफल और आयतन की विभिन्न इकाइयों के उपयोग के बीच उलझन में हैं। बच्चों में इस तरह के भ्रम का कारण क्या हो सकता है? सिंपल सा क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि एक टीचर है, उसने क्लास 8 के बच्चों को एरिया और वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट सिखाया है, लेकिन फिर भी जो यूनिट्स ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम है उसमें बच्चे कंफ्यूज हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? अब इसके कारण क्या हो सकते हैं, इसका ऑप्शन आपके सामने है। पहला है, बच्चों को क्षेत्रफल की इकाइयों का उपयोग नहीं आता था। दूसरा ऑप्शन है, बच्चों ने विभिन्न इकाइयों को याद नहीं किया है। तीसरा है, अलग अलग इकाइयों को उनके दैनिक जीवन से संबंधित किए बिना सभी को एक साथ बताया गया है। और कक्षा 8 के शिक्षार्थी के लिए क्षेत्रफल मापन की अवधारणा एक कठिन विषय है। तो देखिए, जैसे क्या है कि बच्चों को क्षेत्रफल की इकाइयों का उपयोग नहीं आता था, ये आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आता था तभी तो उनको कन्फ्यूज़न हो रही है थोड़ी बहुत। सेकंड ऑप्शन है, बच्चों ने विभिन्न इकाइयों को याद नहीं किया है। देखिए, मैथमेटिक्स में याद करने जैसा कुछ नहीं है सिवाय फार्मूले के, तो मैथमेटिक्स ये भूल जाइए कि रोट लर्निंग पर बेस्ड है। फोर्थ ऑप्शन जो है आपका, कक्षा 8 के शिक्षार्थी के लिए क्षेत्रफल मापन की अवधारणा एक कठिन विषय है, ये भी बिल्कुल नहीं है। जो थर्ड ऑप्शन है, अलग अलग इकाइयों को उनके दैनिक जीवन से संबंधित किए बिना सभी को एक साथ बताया गया है, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। कि क्योंकि बच्चों को जो डिफरेंट यूनिट्स हैं उसको डेली लाइफ से जोड़कर नहीं बताया गया है, इस वजह से बच्चों को क्या हो रहा है, भ्रम हो रहा है। अब जैसे किसी बच्चे को बोला गया कि 1 किलो आलू ले आओ, और वो दुकान पर जाकर बोलता है कि मुझे 1 लीटर आलू चाहिए। अब क्या है, इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती क्या है? टीचर की है। टीचर ने उसको डेली लाइफ से कनेक्ट करके नहीं बताया यूनिट्स को, इसलिए वो 1 किलो आलू लाने के बजाय 1 लीटर आलू लेने चला गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कक्षा में गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? यानी कि जो इनकरेजिंग मैथमेटिकल कम्युनिकेशन है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों कराया जाता है क्लास में? पहला ऑप्शन है, गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए और उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है, गणित से डरने वाले बच्चों को कक्षा में आपस में बातचीत करने में सक्षम होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो बच्चे केवल गणित से डर रहे हैं वही कम्युनिकेशन में दिक्कत हो उन्हीं को। ऐसा भी हो सकता है कि जो बच्चे बिल्कुल गणित में पढ़ने से नहीं डरते हैं उनको भी इंटरेक्शन में दिक्कत हो सकती है, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। सेकंड ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, गणित से डरने वाले बच्चों को कक्षा में आपस में बातचीत करने में सक्षम होना चाहिए, ये हो चुका। नेक्स्ट ऑप्शन है, गणित के विषयों के बारे में कक्षा में बहस आयोजित करना चाहिए, ये भी ऑप्शन क्या है, अप्रोप्रिएट नहीं है। अगला ऑप्शन है, बच्चों को गणित की कक्षा में प्रमेय और सूत्रों के वाचन में सक्षम होना चाहिए, ये भी अप्रोप्रिएट ऑप्शन नहीं है। लास्ट एक ऑप्शन जो आपके पास बचा है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो ये कहता है कि गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए और उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। देखिए, जो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है वो एक अलग ही तरीके की लैंग्वेज होती है। मैथमेटिक्स की जो लैंग्वेज है वो एक अलग ही तरीके की लैंग्वेज होती है। जब बच्चे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज नहीं जानेंगे तब तक वो मैथमेटिक्स के किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करने में असक्षम होंगे। जैसे एक दो नाम मैं ले रहा हूँ, जैसे आप लोगों ने सुना होगा एप्सिलॉन, डेल्टा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, साई, फाई, तो ये सब जो मैथमेटिक्स की एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है, जब तक आप उसको नहीं सीखेंगे तब तक आप गणित की समस्याओं को हल करने में असमर्थ पाएंगे खुद को। इसलिए जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? द पर्पज ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन मैथमेटिक्स इज। ऑप्शन है, बच्चों की समझ में अंतर जानना। सेकंड है, माता पिता को प्रतिक्रिया देना। थर्ड है, प्रगति रिपोर्ट भरना। चौथा है, अंतिम अवधि की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। यानी कि जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, देखिए डायग्नोस्टिक टेस्ट होता क्या है पहले ये समझ लीजिए। डायग्नोस्टिक टेस्ट वो टेस्ट होता है जिसके माध्यम से हम बच्चों के अंदर
कि कमियों को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कोई कॉन्सेप्ट बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो उसके पीछे का कारण क्या है। जब कारण पता चल जाएगा तो उसकी रेमेडी अपने आप पता चल जाएगी। तो यही है डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसका उद्देश्य होता क्या है। तो देखिए, सेकेंड ऑप्शन जो है टू गिव फीडबैक टू द पेरेंट्स, ये अप्रोप्रिएट नहीं है। थर्ड ऑप्शन टू फिल द प्रोग्रेस रिपोर्ट, यानी प्रगति रिपोर्ट बनना है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है टू प्लान द क्वेश्चन पेपर फॉर द एंड टर्म एग्जाम, ये भी कोई अप्रोप्रिएट ऑप्शन नहीं है। जो फर्स्ट ऑप्शन है टू नो द गैप्स इन चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग, यानी बच्चों की समझ में जो अंतर आ रहा है उसके बारे में पता लगाना ही इसका मेन उद्देश्य होता है, किसका, डायग्नोस्टिक टेस्ट का। अगला देखिए क्या है, उपचारात्मक शिक्षण, रिमीडियल टीचिंग इज हेल्पफुल फॉर, क्यों हेल्पफुल होता है। अभी देखिए मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया कि डायग्नोस्टिक टेस्ट के द्वारा हम डायग्नोस करते हैं कि बच्चे को दिक्कत कहाँ है, और उसके बाद जब एक बार रोग का पता चल जाता है तो दवा लिखी जाती है, रेमेडी ढूंढी जाती है। तो वही है, उपचारात्मक शिक्षण सहायक है, पहला ऑप्शन है पूरी कक्षा को पढ़ाने के लिए, दूसरा है पाठ की पुनरावृत्ति के लिए, तीसरा है खेल मार्ग विधि द्वारा शिक्षण के लिए, चौथा है कमजोर छात्रों की सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए। तो ये बहुत सिंपल सा ऑप्शन है और आप भी इसको देखते ही समझ गए होंगे कि इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर 4 ही सही होगा, क्योंकि रिमीडियल टीचिंग हमेशा लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को दूर करने के लिए होती है, किसके, कमज़ोर बच्चों के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है, यानी कि मैथमेटिकल प्रोसेस या मेथड नहीं है। तो देखिए, विजुअलाइजेशन, पहला ऑप्शन है विजुअलाइजेशन यानी प्रदर्शन विधि या प्रदर्शन दिखाना, दूसरा ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन है मेमोराइजेशन, तीसरा है एस्टिमेशन और चौथा है उदाहरण देना। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, कह रहा है गणितीय प्रक्रिया नहीं है। तो गणितीय प्रक्रिया कौन सी नहीं होगी, आपको क्या लग रहा है इसमें, कोई कोशिश करिए बताइए। गणितीय प्रक्रिया इसमें मेमोराइजेशन नहीं होगा, क्योंकि गणित कभी भी रटने पर बल नहीं देता है। बाकी का जो विजुअलाइजेशन है, एस्टिमेशन है, मेजरमेंट है, ये सब क्या है, ये सब गणित का ही एक हिस्सा है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है कि रटना कोई भी गणितीय प्रक्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका 58 है, गणित सीखने में त्रुटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यह कथन है। अब देखिए भाई, जब आप कोई भी कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो गलतियां होती ही होती हैं। तो यह कथन ये कह रहे हैं कि असत्य है क्योंकि लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं, सत्य है क्योंकि त्रुटियां बच्चे की सोच को दर्शाती हैं, असत्य क्योंकि गणित सटीक है, और चौथा ऑप्शन है सत्य क्योंकि त्रुटियां प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती हैं। देखिए, सबसे पहले चीज़ ये ध्यान दीजिए कि गणित सीखने में त्रुटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ये बिल्कुल सत्य कथन है। अब देखिए, असत्य वाले दोनों ऑप्शन तो हट गए, अब एक बचा, दो सत्य वाले ऑप्शन बचा, और उसमें भी जो दूसरा ऑप्शन है सत्य क्योंकि त्रुटियां बच्चे की सोच को दर्शाती हैं, ये भी ऑप्शन सही नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि हमें बच्चों की सोच नहीं देखनी है, हमें यहाँ पर देखना है यह कथन सत्य है क्योंकि त्रुटियां प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती हैं। हमको फीडबैक मिलता है एरर से कि बच्चे ने आखिर गलती यहाँ पर की है तो इसका कारण क्या होगा, यानी जो सिखाया गया उसमें बच्चे ने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आकार पढ़ाते समय एक शिक्षक ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की योजना बना सकता है, क्योंकि देखिए बच्चों को अगर शेप्स पढ़ाना है, जैसे ट्राइंगल है, सर्किल है, सॉलिड है, शेप्स हैं, रेक्टेंगुलर है, तो हम बच्चों को एक ऐतिहासिक स्थानों की योजना बना सकते हैं। अब इसका ऑप्शन क्या है, पहला, अवकाश समय प्रदान करने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकांश पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो चुका है। नहीं, ये बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट ऑप्शन है, इसको तो ये हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, यह संचार कौशल
में सुधार करने का अवसर होगा। नहीं देखिए, अब जो एक्सकर्सन है, जो घूमना फिरना है, इसमें संचार कौशल का कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है। तीसरा ऑप्शन है आकार हर वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा है और इस तरह की यात्राएं विषयों में संबंध को प्रोत्साहित करती हैं। ये ऑप्शन थोड़ा सा ठीक लग रहा है। चौथा ऑप्शन है शिक्षा बोर्ड द्वारा फील्ड ट्रिप की सिफारिश की जाती है, इसके लिए इसका आयोजन अवश्य किया जाना चाहिए। नहीं, ये भी कोई रीज़न नहीं है। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है कि जो शेप्स हैं वो वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा है और इस तरह की यात्राएं विषयों में संबंध को प्रोत्साहित करती हैं। यानी कि ये इस तरीके की चीज़ें क्या करती हैं, इंटर कोरिलेशन बिटवीन द ऑल सब्जेक्ट्स, यानी सभी विषयों के मध्य अंतर सह संबंध विकसित करने का काम क्या करता है, आपका ऑप्शन नंबर सी करेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी का मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर 2 सही है, जिसका आंसर है सी, यानी कि केवल सी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपका है, एक छात्र को एक घन की सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया था, उसने आयतन निकाला। यानी कि देखिए, निकालना था एरिया, सरफेस एरिया, उसने निकाल दिया वॉल्यूम। गणित में त्रुटि का कारण, अब इसका कारण क्या हो सकता है ये आपको सोच के बताना है। पहला ऑप्शन है छात्र कक्षा को उबाऊ पाता है क्योंकि उसे गणित की कक्षा पसंद नहीं है। ये कोई वैलिड रीज़न नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। छात्र उस कक्षा में अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है, ये भी नहीं कह सकते भाई, हमारे पास कोई असेसमेंट सीट थोड़ी रखी है उसकी, या कोई रिकॉर्ड थोड़ी रखा है कि हम ये डिसीजन ले लें। ये भी ऑप्शन अप्रोप्रिएट नहीं है। थर्ड ऑप्शन है छात्र सतह का क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझने में सक्षम नहीं है। और दूसरा फोर्थ ऑप्शन है छात्र सतह का क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझ गया है। देखिए, आयतन की अवधारणा को अगर समझ गया होता तो वो गलतियां करता ही नहीं। तो ये 3 ऑप्शन तो ऐसे ही रिमूव हो गए। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि है छात्र सतह का क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझने में सक्षम नहीं है, इस वजह से वह एरिया की जगह वॉल्यूम और वॉल्यूम की जगह एरिया निकाल दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट, जिसका है सी, यानी कि केवल सी इसमें सही है। तो दोस्तों, इस तरीके से आज हम लोगों ने मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आशा करता हूँ आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।